घर के बाथरूम में एक लड़के की चाची नहा रही थी। उनका भतीजा उनको छुप छुप कर देख रहा था। बाथरूम का दरवाज़ा पुराना होने की वजह से उसकी लकड़ी खराब हो गई थी, जिसकी वजह से वह लड़का उस लकड़ी में एक छेद बना देता है और उस छेद में से अपनी चाची को हर रोज़ देखता था। ये सब 3 महीने चल रहा था और चाची को इस बात की कोई खबर नहीं थी कि उनका ही भतीजा उनको चोरी छुपे देखता है। चाची का नाम चाहत था और लड़के का नाम रोहित था। चाहत दिखने में बहुत ही खूबसूरत और जवान थी। चाहत का फिक्र बहुत ही अच्छा था, जो कि किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए काफ़ी था। जबकि उनका भतीजा तो चाची को नहाते हुए देखा था तो वह चाची के लिए और भी ज़्यादा बेचैन हो चुका था। रोहित मन ही मन प्लान बनाने लगा कि वह किसी तरह अपनी चाची के साथ रिश्ता बनाने को मिल जाए, लेकिन वह उसकी सगी चाची थी तो वह इस तरह से उससे डायरेक्ट कुछ बात नहीं कर सकता था। उसके इस बात का डर था कि अगर मैं अपनी चाची से कुछ कहा तो हो सकता है वह मुझसे नाराज़ हो जाए या फिर मेरे मम्मी पापा को बता दे, जिसकी वजह से मेरी इज्जत खाक में मिल जाएगी और मम्मी पापा मुझे डांटेंगे। वह अलग और फिर ना जाने मेरे मम्मी पापा मेरे बारे में क्या सोचने लगे। रोहित प्लान बनाने लगा और उसने एक ऐसा प्लान बनाया जिसे सुनकर आप सब हैरान हो जाएंगे कि एक भतीजा अपनी चाची के साथ इस तरह की घटना को अंजाम दे सकता है। कोई इस तरह का प्लान बनाकर चाची को अपने जाल में फंसाकर उनके साथ रिश्ता कैसे कर सकता है। आप खुद सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इस जहां में किस तरह के लोग रहते हैं जो अपनी चाची को नहीं छोड़ते हैं। आप खुद सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इस जहां में किस तरह के लोग रहते हैं। रोहित अपनी चाची चाहत को हर रोज छुपकर देखता था। इस बात की जानकारी चाहत को नहीं थी। अब रोहित इस प्लान पर काम कर रहा था। वह प्लान ये था कि रोहित ने अपने फ़ोन से एक फर्जी आईडी लड़की के नाम से बनाई और उस पर लड़की का फ़ोटो लगाया और आईडी बनाने के बाद अपनी चाची को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा। चाहत ने जब अपने फ़ोन में फ्रेंड रिक्वेस्ट देखी तो उसने सोचा लड़की की रिक्वेस्ट आई है तो मैं उसको एक्सेप्ट कर लेती हूँ। जब रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली तो रोहित का काम अब और आसान होने वाला था। इधर इस बीच जब रोहित ने रिक्वेस्ट भेजी थी और वह अपनी चाची से नज़दीकियां बढ़ाने में भी लगा हुआ था, उनके पास जाकर बैठता था, हंसी मजाक करता और अगर वह कहीं बैठी होती तो जानबूझकर उनसे चिपक कर बैठने की पूरी कोशिश करता। उसके व्यवहार में काफी चेंजिंग आ चुकी थी। इस बात को चाहत भी देख रही थी क्योंकि रोहित उससे हंसी मजाक करने लगा था। चाहत को भी ऐसा लगने लगा था कि शायद उसका भतीजा उससे कुछ और चाहता है। एक दिन रोहित मुझसे कहने लगा, चाची तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड था क्या? चाची कहने लगी, नहीं मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था और मुझे इन सब में कोई दिलचस्पी भी नहीं थी। मैं इस टाइप की लड़की नहीं हूँ। मुझे इस तरह के किसी भी काम में कोई खुशी नहीं है। रोहित के मन में तो लड्डू फूटने लगे थे। वह सोचने लगा कि अगर चाची का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है तो चाची की अंदरूनी इच्छाएं तो होती होंगी, क्योंकि चाची शादी के 15 दिन बाद ही चाचा बाहर चले गए। लेकिन फिर भी मैं अनजान बनने की नौटंकी करने लगा और कहने लगा, चाची अगर कोई हो तो बता दो, मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगा। तुम मुझे अपना एक बेस्ट फ्रेंड मान सकती हो। फ्रेंड के नाते तो मुझे बता सकती हो। इस वक्त तुम ये मत समझो कि मैं तुम्हारा भतीजा हूँ। तुम मुझे अपना फ्रेंड समझो, अपना दोस्त समझो। चाची कहने लगी, नहीं मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और मैं इस तरह की हरकत ना कभी करती थी और ना ही कभी करूँगी। रोहित अपनी प्लानिंग पर लगा हुआ था और अब उसने चाची को लड़की वाली आईडी से मैसेज करना शुरू कर दिया। अब इधर से लड़की का मैसेज आया था तो चाहत ने भी मैसेज का हाय हेलो का रिप्लाई कर दिया। लेकिन चाहत को क्या पता था कि मेरा भतीजा ही मुझसे लड़की बनकर बात कर रहा है और आगे चलकर उसके साथ में क्या होने वाला है। रोहित अपनी चाची से
लड़की बनकर बात करते करते कहता कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है और क्या तुमने कभी किसी के साथ रिश्ता बनाया है। चाहत बोलती है मेरी शादी हो गई है और मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और मेरे पति अभी बाहर गए हैं। तभी उधर से मैसेज आता है कि तुम्हें एक बॉयफ्रेंड बना लेना चाहिए, उसके साथ में रिश्ता बनाकर देख लेना चाहिए, इससे तुम्हें बहुत अच्छा महसूस होगा। और उसके दिमाग में ये सब डालने के लिए रोहित ने ये कहा कि मैं तो अपने देवर के साथ ही इंजॉय करती हूँ, जब भी मेरा मन होता है मैं अपने देवर को अपने पास बुला लेती हूँ और हम दोनों भाभी देवर मिलकर एक दूसरे के साथ खेलते हैं। ये बात जब चाहत ने सुनी तो पूछा क्या तुम अपने देवर के साथ ये सब करती हो। तो उधर से जवाब आया हाँ, जब मेरे पति नहीं रहते तो मैं अपने देवर के साथ ही इंजॉय करती हूँ। मुझे बाहर किसी पर भी भरोसा नहीं, क्या पता कौन कब धोखेबाज निकल जाए, इसलिए मैंने अपने देवर को ही अपना बॉयफ्रेंड बना लिया है और मैं उसके साथ इंजॉय करती हूँ। हम दोनों का जब भी मन होता है हम लोग एक दूसरे के साथ इंजॉय करते हैं और अपनी ज़िंदगी इसी तरह से इंजॉय कर रहे हैं। अब चाहत के मन में भी इस तरह के ख्याल आने लगे थे। वह भी ये सोचने लगी थी कि अगर वह लड़की अपने देवर के साथ ये सब कर सकती है तो क्यों ना मैं भी अपने भतीजे के साथ इस तरह का रिश्ता बनाकर देखूं। लेकिन भतीजे से कहने की हिम्मत तो नहीं थी, इसलिए चाची भतीजे के साथ कुछ अलग तरह से व्यवहार करने लगी थी और चाची का बदला हुआ व्यवहार देखकर रोहित के मन में लड्डू फूट रहे थे। वह समझ चुका था कि मेरी कही बातों का चाची पर असर पड़ चुका है। चाची अब रोहित के पास आकर अच्छी अच्छी बातें करती थी, हंसी मजाक करने लगी थी, यहाँ तक कि दोनों काफी चिपक कर एक दूसरे से बात करने लगे थे। चाहत के मन में भी काफी कुछ चल रहा था, उधर रोहित के मन में भी सब कुछ पहले से ही प्लान था। एक दिन अचानक से बारिश होने लगी। चाची ने छत पर कपड़े सुखाने के लिए डाले हुए थे। चाची भागती हुई छत पर गई और जब वह छत पर पहुंची तो उन्होंने सारे कपड़े उतार लिए, लेकिन एक कपड़ा रस्सी पर अटक गया था। रस्सी ऊंची होने की वजह से चाची ने बहुत कोशिश की लेकिन कपड़ा नहीं निकल रहा था। तो फिर चाची ने रोहित को आवाज दी। रोहित छत पर पहुंचा तो चाची कहने लगी कपड़ा तार में अटक गया है, तुम इसको निकाल दो। रोहित कहने लगा मैं तुम्हें गोद में उठा लेता हूँ और तुम इसको निकाल लेना। रोहित ने मौका देखा और झट से चाची को उठा लिया और चाची ने उस कपड़े को तार से उतार लिया। अब यह दोनों चाची और भतीजा एक दूसरे के बहुत करीब थे। तभी रोहित चाची को इधर उधर टच करने लगा और चाची के साथ मस्ती करने लगा। चाची भी उसको मना नहीं किया, चाची भी उसका समर्थन कर दिया और दोनों के बीच वही छत पर बारिश में सब कुछ हो गया जो नहीं होना चाहिए था। अब इन दोनों चाची और भतीजे के बीच जब ये खेल शुरू हुआ, ये खेल अब कहाँ रुकने वाला था। अब ये दोनों जब भी मौका मिलता तब एक दूसरे के साथ एंजॉय करते हैं। रोहित के पापा काम पर चले जाते थे और माँ दूसरे कमरे में रहती थी और इधर दूसरे कमरे में ये दोनों भतीजा और चाची अपना काम करते थे। ये सब चलते चलते 3 महीना गुजर गए। जब 3 महीने बाद चाची को पता चला कि वह पेट से हो चुकी है और उनके पेट में उनके भतीजे का बच्चा पल रहा है, ये सुनकर रोहित के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वह डर जाता है, उसको ऐसा लगने लगता है कि ये बात अगर मेरी मम्मी पापा को पता चल गई तो बहुत मार पड़ेगी और समाज में ये बात खुल गई तो बहुत बदनामी होगी। हर कोई यही कहेगा कि तुमने अपनी चाची के साथ ही ये सब करने को रह गया था। तभी रोहित ने चाची से मिलकर प्लान बनाया कि इस बच्चे को साफ करवा देते हैं। अगले दिन ये दोनों पति पत्नी बनकर एक हॉस्पिटल पहुंचे, लेकिन डॉक्टर ने बच्चा साफ करने से इनकार कर दिया। ये दोनों लोग काफ़ी टेंशन में आ गए। इन दोनों को अपनी ज़िंदगी मौत से भी ज़्यादा बुरी लग रही थी। इधर रोहित अंदर ही अंदर घुट रहा था। उसको ऐसा लग रहा था कि अगर ये बात लीक हो गई तो समाज में इज्जत खराब हो जाएगी और किसी भी तरह से मुझे अपनी इज्जत बचानी ही है। इन लोगों ने बारी बारी से काफ़ी जगह ट्राई किया, जहां तक इनके संपर्क थे वहां तक इन्होंने कोशिश की, लेकिन साफ करने के लिए कोई भी डॉक्टर तैयार नहीं हुआ।
जहाँ भी ये लोग गए थे, हर हॉस्पिटल वाला कहता था कि आप किसी और को बुलाकर लाओ, अपने घर से किसी सीनियर को या किसी बड़े को बुलाकर लाओ। दिन गुजरते जा रहे थे, रोहित की टेंशन बढ़ती जा रही थी। रोहित अंदर ही अंदर बहुत परेशान होने लगा था। तभी रोहित ने एक प्लान बनाया और चाची से कहा कि कल तुम मेरे साथ चलना एक नई जगह, वहाँ पर मैं तुम्हें लेकर चलूँगा, वहाँ बच्चा साफ हो जाएगा और आसानी से हम इस परेशानी से दूर हो जाएंगे। चाची अगले दिन घर से मार्केट का कह कर निकली। कुछ देर बाद रोहित भी काम पे जा रहा हूँ कहकर निकल गया। कुछ दूर जाकर दोनों मिले। रोहित ने चाची को बाइक पर बिठा लिया और उसको जंगल की तरफ ले जाने लगा। जब वह जंगल की तरफ जा रहा था तो चाची उससे पूछने लगी, ये रास्ता तो जंगल की तरफ जा रहा है, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? तभी रोहित कहने लगा, चिंता मत करो, आगे एक हॉस्पिटल है, वहीं पर ही बच्चा साफ करवा दूंगा और वहीं पर हमारी इस परेशानी की जड़ भी खत्म हो जाएगी। चाची भी आराम से बाइक पर बैठी हुई थी। जंगल के बीच में वह लोग पहुंच जाते हैं और एक खंडर जैसा मकान दिखता है। रोहित वहीं पर गाड़ी रोकता है और चाची से कहता है, यहीं पर उतरो, डॉक्टर साहब अभी आने वाले हैं, इसके आगे वहीं हमको लेकर जाएंगे। चाची और रोहित वहीं पर बैठते हैं। तभी रोहित चाची से कहने लगा, अब तो बच्चा साफ ही होने वाला है, क्यों ना एक बार इंजॉय और कर लिया जाए। चाची मना कर देती है कि अभी इतनी बड़ी समस्या से हम लोग जूझ रहे हैं और तुम्हें एंजॉय करने की पड़ी है, ये सब अभी ठीक नहीं है। लेकिन रोहित जिद करने लगा तो चाची मान गई और इन दोनों ने वही खंडर में एक दूसरे के साथ एंजॉय किया। उसके बाद रोहित ने चाची को वहीं पर ख़त्म कर दिया और रोहित ने चाची की बॉडी को वहीं पर दफना दिया और वहां से सीधा अपने घर चला गया। घर जाकर ऐसा रहने लगा जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। जब चाहत मार्केट से घर नहीं आई तो रोहित के मम्मी पापा ने रोहित से पूछा कि क्या तुमने चाची को मार्केट में कहीं देखा है? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। रोहित के चाचा भी घर आ जाते हैं। अगले दिन रोहित के चाचा और पापा पुलिस के पास पहुंचे और पुलिस में कंप्लेन लिखवा दी। पुलिस ने अपनी तरह से जांच करनी शुरू कर दी, लेकिन चाहत का कहीं कोई सुराग नहीं लग पा रहा था। पुलिस तो पुलिस होती है, उसका शक किसी पर भी होता है। पुलिस ने रोहित का जहां काम करता है वहां जाकर पूछा तो पता चला कि उस दिन रोहित काम पर नहीं आया था। तब रोहित से पूछा गया कि तुम उस दिन कहाँ गए थे? तो रोहित कहने लगा, मैं जहाँ काम करता हूँ वहां तक गया था, लेकिन फिर मैं घर वापस आ गया था, मैं कंपनी के अंदर नहीं गया था। पुलिस ने उससे काफी सख्ती से पूछा लेकिन वह कभी टूटा नहीं। तो पुलिस को भी ये लगा कि हो सकता है कि इसमें ये शामिल ना हो। धीरे धीरे इस बात को काफी वक्त गुजर गया लेकिन केस अभी तक किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचा था। फिर एक दिन चाहत का पति थाने पहुंच गया और उन्होंने अपनी बीवी के केस के बारे में जानकारी लेनी चाही तो पुलिस ने इस केस को नए तरीके से देखना शुरू कर दिया और चाहत के पुराने से पुराने सोशल मीडिया अकाउंट चेक किए और सोशल मीडिया अकाउंट पर एक आईडी मिली जिससे रोहित अपनी चाची से लड़की बनकर बात करता था। उसके आईपी एड्रेस से रोहित का पता लगा लिया। ये आईडी रोहित चला रहा था और रोहित अपनी चाची से इस तरह की बातें सोशल मीडिया के जरिए कर रहा था। पुलिस ने रोहित को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद जब पुलिस ने अपने तरीके से उससे पूछताछ की तो रोहित ने पूरी बात पुलिस के सामने बताई और ये सब सुनकर उसके मम्मी पापा और चाचा के पैरों तले जमीन खिसक गई। दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। ये कहानी समाज में एक शिक्षा संदेश के रूप में समाज को जागरूक करने के लिए सुनाई गई है, जिससे कि लोगों में जागरूकता फैल सके, लोगों को ये जानकारी मिल सके कि समाज में किस किस प्रकार के अपराध हो रहे हैं, लोग सतर्क रहें, सावधान रह सके। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। हम फिर मिलेंगे एक नई दिलचस्प कहानी में। धन्यवाद।
मेरी चाची मुस्कुराते हुए मेरे पास आई और उन्होंने मुझे गले लगा लिया। मैं उनको देखकर बहुत खुश हो गया क्योंकि यहाँ मेरी जान पहचान वाला कोई नहीं था। चाची का बचपन मेरे गांव में ही बीता था क्योंकि वह अपने एक रिश्तेदार के यहाँ पढ़ाई करती थी। इस तरह चाची का मुझसे लिपटना मुझे बेहद सुकून दे रहा था। पता नहीं क्यों मुझे उनकी ये अदा अपनी ओर खींचती चली जा रही थी। दिल कर रहा था कि चाची मुझसे ऐसे ही लिपटी रहे। उनके लिपटने से एक अलग ही तरह का आनंद मिल रहा था जिसे मैंने पहली बार महसूस किया था। मैं बिल्कुल मदहोश हो गया था। फिर चाची मुझे अपने घर ले गई। रात के 11 बज चुके थे। चाची ने कहा चलो अब लेट जाते हैं। रात गहरी हो रही है और अंदर का माहौल आहिस्ता आहिस्ता गर्म होता जा रहा था। फिर चाची मेरे बिल्कुल करीब आ गई, या यूं कहें कि मुझसे चिपक गई। मैं बिहार के छोटे से गांव का रहने वाला हूं और मेरी उम्र 21 साल है। ये कहानी मेरी जिंदगी की एक सच्ची घटना है। मैं अपने रिश्तेदार की शादी में उनके गांव गया हुआ था। वैसे तो मैं शादी में नहीं जाना चाहता था, मगर मम्मी पापा ने मुझे जबरदस्ती भेज दिया। उसी गांव में मेरी एक दूर के रिश्तेदार की चाची का घर भी था। उसका नाम सीमा था और उसकी शादी को करीब 8 साल हो गए थे, लेकिन अभी तक उनकी कोई औलाद नहीं थी। चाची भी उसी की शादी में आई थी। मैंने उन्हें दूर से देख लिया था, लेकिन चाची ने मुझे नहीं देखा था। उनका बचपन हमारे गांव में ही बीता था क्योंकि वह हमारे गांव के स्कूल में ही 10वीं तक पढ़ी थी। मुझे वह बचपन से ही अच्छी लगती थी क्योंकि वह मेरा बहुत ध्यान रखती थी। मैं चाची को करीब 8 साल के बाद देख रहा था। अपनी शादी के कुछ दिन पहले वह हमारे गांव में आई थी, लेकिन इस बार तो मैं चाची को देखता ही रह गया। वह किसी हीरोइन से कम नहीं लग रही थी। मैं उनकी खूबसूरती को शब्दों में बयां नहीं कर सकता। सच कहूँ तो मुझे चाची से भी जलन होने लगी थी। उस दिन मैंने पहली बार औरतों के लिए कुछ महसूस किया था। मैं थोड़ा गुमसुम टाइप का हूँ और जल्दी किसी से घुलता मिलता नहीं हूँ, लड़कियों से तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन उस दिन चाची की खूबसूरती मेरा मिजाज बदल कर रख दिया था। मैं उनकी बाहों में जाने के सपने देखने लगा। पता नहीं क्यों मेरे दिल में इस तरह के विचार आ रहे थे। मैंने अपने दिल को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर दिल तो मानने को तैयार नहीं था। वह जहाँ भी जाती मैं उनको छुप छुप कर देखता रहता। उस दिन मैंने पहली बार अपने दिल को इतना मजबूर होते हुए देखा था। कुछ ही घंटों में मैं एक अच्छे भले आदमी से पागल दीवाना बन गया था। जनवरी का महीना था तो ठंड भी कुछ ज़्यादा ही पड़ती जा रही थी। रात के साथ साथ ठंड भी बढ़ रही थी। शादी का माहौल था तो सोने की व्यवस्था भी कुछ ठीक नहीं थी। मैं इसी चक्कर में लगा था कि अब सर्दी में रात कैसे कटेगी, लेकिन मालिक ने मेरी प्रार्थना सुन ली थी और मेरी समस्या का समाधान कर दिया था। चाची मुस्कुराते हुए मेरे पास आई और उन्होंने मुझे गले लगा लिया। मैं चाची को देखकर बहुत खुश हो गया क्योंकि यहाँ मेरी जान पहचान वाला कोई नहीं था। चाची का बचपन मेरे ही गांव में बीता था क्योंकि वह अपने एक रिश्तेदार के यहाँ पढ़ाई करती थी। इस तरह चाची का मुझसे लिपटना मुझे बेहद सुकून दे रहा था। पता नहीं क्यों मुझे उनकी ये अदा अपनी ओर खींचती जा रही थी। दिल कर रहा था कि चाची मुझसे ऐसे ही लिपटी रहे। उनके लिपटने से एक अलग ही तरह का आनंद मिल रहा था जिसे मैंने पहली बार महसूस किया था। मैं बिल्कुल मदहोश सा हो गया था। तभी चाची मुझसे अलग होते हुए बोली, पिंटू तुम कब आए? मैंने कहा चाची मैं तो दिन में आ गया था। क्या बात है पिंटू, तुम कुछ परेशान लग रहे हो? चाची बोली। फिर मैं चाची को अपनी रात बिताने की समस्या बताई तो वह बोली, इसमें परेशानी की कोई क्या बात है? तुम मेरे साथ चलो मेरे घर पर, तुम आराम से सो जाना। मैं खुश हो गया था और चाची के साथ उनके घर की तरफ चल पड़ा। अंधेरी रात थी और साथ में रास्ता भी बहुत सुनसान था। चाची ने कहा, पिंटू मुझे अपना हाथ दे दो, अंधेरे में तुम्हें रास्ते का पता नहीं चलेगा। मैं अपना हाथ चाची की तरफ बढ़ा दिया। अपने हाथ में उनका कोमल हाथ
पकड़कर मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था। आहिस्ता आहिस्ता हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर उनके घर की तरफ बढ़ने लगे। उसी रास्ते से कुछ और लोग भी अपने गांव की तरफ जा रहे थे। हमसे आगे कुछ ही दूरी पर 3 औरतें भी जा रही थी। वह औरतें तीनों चाची के बारे में बातें कर रही थी। उनमें से एक ने कहा, मोना कल तुम्हारी बेटी की सगाई है तो सीमा को मत बुलाना, नहीं तो अब शगुन हो जाएगा। ऐसे शुभ मौके पर बांझ का साया भी नहीं पड़ना चाहिए। एक ने तो यहाँ तक कह दिया कि विनय को तो इसे तलाक दे देना चाहिए और दूसरी शादी करके अपना घर बसाना चाहिए। अंधेरी रात होने के कारण उन्हें इस बात का अभ्यास नहीं था कि हम भी उनके पीछे पीछे हैं, इसलिए वह इस तरह की बातें कर रही थी। उनकी बातें सुनकर चाची ने मेरे हाथ को जोर से दबा दिया, जैसे कि वह किसी असलियत को बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त कर रही हो। मुझे भी ये सुनकर बहुत दुख हुआ कि चाची कितना कुछ बर्दाश्त कर रही है। थोड़ी ही देर में चाची फूट फूट कर रोने लगी। उन्हें बहुत ज़्यादा दुख पहुंचा था। फिर मैंने उनको रोकने के लिए कहा और वह रुक भी गई। मैं उनके दोनों बाजुओं को पकड़कर बोला, चाची आपको इन लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जब आप जानती हैं कि इसमें आपका कोई दोष नहीं है तो आपको दुखी नहीं होना चाहिए। आप बहुत अच्छी हैं, देखना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरा इतना कहते ही वो रोते हुए मुझसे लिपट गई और कहने लगी कि महेश, ये आज की बात नहीं, ये तो मेरे साथ होता ही रहता है। मेरा अब जीने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता। मैं फिर उनको अपने से अलग किया और उनके हाथों पर अपनी उंगली रखते हुए कहा, चाची इस तरह की बात नहीं करते। मैंने उनको कई बार समझाया। कुछ देर के बाद वह शांत हो गई। करीब आधा घंटा चलने के बाद आखिरकार हम घर पहुंच गए थे। मैं अंदर गया तो देखा कि चाचा घर पर नहीं थे। मैंने चाची से चाचा के बारे में पूछा तो चाची बोली, तुम्हारे चाचा किसी काम से अमृतसर गए हुए हैं और 2-3 दिन में आएंगे। खाना तो हम शादी में खा ही चुके थे। तो चाची ने जाते ही दोनों का बिस्तर बिछा दिया। ठंड बहुत थी तो हम दोनों अपनी अपनी चरपाई पर रजाई में घुसकर आपस में बात करने लगे थे। थोड़ी देर इधर उधर की बात करते करते मैंने अचानक ही उनसे पूछ लिया, चाची शादी के इतने साल बाद पर आपको अभी तक बच्चा क्यों नहीं हुआ? मेरी बात सुनकर चाची काफी उदास हो गई और रुहासी होकर बोली, क्या बताऊं महेश, तुम्हारे चाचा के अंदर ही शायद कोई कमी है। उन्होंने ये बात तो मुझे आज तक नहीं बताई। बिल्कुल ये बात उन्होंने मुझसे छुपाई है। जिस क्लिनिक में वो टेस्ट करवाने गए थे वहाँ एक मेरी फ्रेंड काम करती है तो उसने मुझे बताया कि तुम्हारे पति को इस तरह की प्रॉब्लम है। मैं भी आज तक उनसे कभी इस बारे में कोई बात नहीं की। हाँ, एक बात ज़रूर है कि वह साधु महात्माओं पर ज़्यादा विश्वास करते हैं और उन पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं और उन पर पैसे भी बहुत ज़्यादा लुटाते रहते हैं। कोई कहता है कि 5 महीने में खुशखबरी मिल जाएगी और कोई साल के अंदर खुशखबरी मिलने की बात करता है। ये सब 8 सालों से चल रहा है। एक ने तो अभी 3 महीने में ही खुशखबरी का वादा किया है, लेकिन महेश मैं जानती हूँ कि इन सबसे कुछ नहीं होने वाला। और इतनी बात कहते हुए चाची रोने लगी। मुझे भी अच्छा नहीं लगा और मैं अपनी चरपाई से उठकर उनके चरपाई पर जाकर बैठ गया। अपने हाथों से चाची के आंसू पोंछने लगा। फिर मैं चाची के आंसू पोंछने के बाद अपनी चरपाई पर वापस आने लगा तो चाची मेरा हाथ पकड़कर बोली, महेश अगर आज तुम नहीं होते तो शायद मैं कुछ कर बैठती। तुम बहुत अच्छे हो महेश, तुमने आज मुझे बचा लिया। फिर उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथों में ले लिया और कहने लगी, बहुत कम ही मर्द ऐसे होते हैं जो औरतों के दर्द को और उनकी भावनाओं को समझ पाते हैं। तुम ही एक हो महेश। मुझे ये सुनकर अच्छा लग रहा था। बात करते हुए चाची मेरे हाथ को दबाए जा रही थी। मैं उनके बारे में तो कुछ नहीं कह सकता था, मगर
मेरे दिल के अंदर एक तूफान उठ रहा था। मेरा भी दिल कर रहा था कि मैं भी उनको छूऊं, मगर मेरा ज़मीर मुझे इसकी इजाज़त नहीं दे रहा था। फिर उन्होंने कहा, जो भी लड़की तुमसे शादी करेगी वह बहुत खुश नसीब होगी, क्योंकि तुम औरतों की इज्जत करते हो और उनकी भावनाओं को भी अच्छे से समझते हो। वह अपनी ही बातों में मशगूल थी, लेकिन अचानक ही उनका ध्यान मेरी तरफ गया। उन्होंने देखा कि इस सर्द रात में मैं बिना कुछ ओढ़े ही बैठा हूँ। फिर उन्होंने कहा, महेश रज़ाई के अंदर आ जाओ, ठंड बहुत है। ये सुनने के बाद मेरे दिल की धड़कन तेज़ होने लगी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। अब हम दोनों रज़ाई के अंदर एक साथ थे। उन्होंने कहा, सॉरी महेश, मैं तो अपना ही दुखड़ा रोए जा रही हूँ। तुम बताओ कुछ अपने बारे में, कैसी चल रही है तुम्हारी ज़िंदगी? चाची बस जॉब की तलाश में ही गुजर रही है, मगर जॉब है कि मिलती ही नहीं। कोई बात नहीं महेश, अभी तो तुम्हारे पास लंबी जिंदगी पड़ी है, जॉब मिल जाएगी। चाची मेरे बिल्कुल करीब आ गई, या यूं कहें कि मुझसे चिपक गई। महेश, तुम्हारे मन में कभी ऐसा विचार नहीं आया कि तुम्हारी भी एक गर्लफ्रेंड होनी चाहिए? विचार तो चाची आते हैं, मगर कोई ऐसी मिली ही नहीं आज तक। फिर चाची मेरी तरफ मुड़ गई। फिर उन्होंने कहा, महेश तुम्हें किस तरह की गर्लफ्रेंड चाहिए? मैं भी झट से कह दिया कि बिल्कुल आपकी तरह चाहिए। फिर उन्होंने मुस्कुराते देखा, मेरी तरह ही क्यों चाहिए? क्योंकि आप बहुत सुंदर हैं और समझदार हैं और एक अच्छे दिल के इंसान भी हैं। तुम झूठ बोल रहे हो, चाची ने कहा। चाची मैं झूठ क्यों कहूँगा? काश आप मेरी नज़रों से देख पाए। फिर उन्होंने एक ऐसा सवाल पूछा जिससे मेरा दिमाग एकदम चकरा गया। उन्होंने पूछा कि क्या मैं तुम्हें अच्छी लगती हूँ? मैंने कहा, अच्छी नहीं चाची, बहुत अच्छी लगती हैं। अब मुझे थोड़ा थोड़ा यकीन हो रहा था। अब चाची भी मुझ में इंटरेस्ट ले रही थी। बाहर सर्द रात बढ़ती जा रही थी और अंदर का माहौल आहिस्ता आहिस्ता गर्म होता जा रहा था। फिर चाची बोली, तुम पहले इंसान हो महेश, जिसे मुझ में इतना गुण दिखते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी बातों से चाची को बहुत खुशी मिल रही थी। होती भी क्यों ना, हर इंसान तारीफ का भूखा होता है। मैं चाची से एक बात कहना चाहता था, लेकिन शब्द जुबान पर आते आते रुक जाते थे। लगता था कि चाची कहीं मेरी बात को बुरा ना मान जाए। पता नहीं क्यों मैं चाची को हमेशा खुश देखना और उनके हर गम मिटाना चाहता था। फिर मैंने हिम्मत करके चाची से बोल ही दिया, चाची मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप बुरा तो नहीं मानोगी? महेश तुम कुछ भी कह सकते हो, मैं तुम्हारी किसी भी बात का बुरा नहीं मानूंगी। चाची मैं आपको औलाद का सुख देना चाहता हूँ। ये बात सुनते ही चाची एकदम खामोश हो गई और मुझे भी कुछ घबराहट हुई। कुछ देर बाद खामोशी को तोड़ते हुए मैंने कहा, चाची मुझे माफ़ कर दो, शायद मैंने गलत कह दिया है। नहीं नहीं महेश, तुम कुछ भी गलत नहीं कह रहे हो। तुम तो अपना समझकर ही मुझसे ये बात कर रहे हो। मैं तो महेश ये सोच रही थी कि गलत नहीं होगा क्या। फिर मैंने कहा, अगर बहुत कुछ ठीक करने के लिए थोड़ा सा गलत किया जाए तो मेरी समझ में ये गलत नहीं होगा। फिर चाची बोली कि महेश मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ, लेकिन मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। मैंने कहा, ठीक है आप सोच लेना। फिर हम दोनों सो गए, क्योंकि अगले दिन मुझे बारात के साथ जाना था। अगले दिन सुबह जल्दी उठ गया, क्योंकि 8:30 बजे मुझे बारात के साथ जाना था। जब मैं वहाँ से जाने लगा तो चाची ने कहा, शाम को भी यही आना महेश, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। फिर मैं बारात के साथ चला गया। चाची उस दिन शादी में नहीं आई थी। रात के 10 बज चुके थे और मैं खाना खाकर चाची के घर की तरफ चल पड़ा। चाची मेरा ही इंतज़ार कर रही थी और मुझे देखकर मुस्कुराते हुए बोली, महेश आज मैंने पूरा दिन तुम्हें बहुत ज़्यादा याद किया। मुझे भी आपकी बहुत याद आ रही थी।
चाची, मैंने कहा। फिर चाची ने कॉफ़ी बनाई और कॉफ़ी पीकर हम दोनों बेड पर बैठ गए। फिर चाची बोली, महेश, मैं तुम्हारी कल वाली बात से सहमत हूँ। मैंने कहा, चाची देखना, आपकी आने वाली ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। चाची बोली, मैं तुम्हारा ये एहसान मरते दम तक नहीं भूलूंगी। और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम दोनों एक दूसरे के बाहों में समाते चले गए और दो जिस्म एक जान हो गए। अगले दिन चाची बहुत ज़्यादा खुश लग रही थी। मैं भी उनको देखकर खुश हुआ था। फिर चाची ने मुझे कहा, महेश, तुमने मेरी हर तमन्ना पूरी कर दी। इसके लिए थैंक्स कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो बस आपकी खुशी चाहता हूँ और मालिक से यही दुआ करूँगा कि आप हमेशा खुश रहें। इस तरह मैं चाची के घर पर 3 दिन था और मैं चाची को हर खुशी देने का भरपूर प्रयास किया। जब मैं वहाँ से वापस आ रहा था तो चाची की आंखों में आंसू थे। मैंने उनको गले लगाया और उनसे दोबारा मिलने का वादा करके वहाँ से अपने घर रवाना हो गया। करीब 1.5 महीने बाद मुझे उनका फ़ोन आया। वह कह रही थी कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मुझे ये बात सुनकर बहुत खुशी हुई और मैं मालिक का धन्यवाद किया। दिवाली के कुछ दिन बाद चाची को बेटा हुआ। मेरा बहुत मन था कि मैं अपने बेटे को देखने जाऊं, लेकिन चाची मेरी दूर के रिश्ते में थी तो बिना कारण उनके घर जाना ठीक नहीं लगा। उन दिनों स्मार्टफोन भी नहीं हुआ करते थे जो मैं अपने बेटे की तस्वीर भी देख पाता। आखिरकार 1 साल बाद एक रिश्तेदार की शादी में चाची से मुलाकात हो गई। फिर मैं वहाँ अपने बेटे को देखा। मेरी आंखें नम हो गई। मैं बहुत भावुक हो गया था, लेकिन मैं किसी तरह अपने ऊपर काबू रखा। चाची बहुत खुश थी और उनकी खुशी देखकर मुझे लगा कि मेरा जीवन सफल हो गया। दोस्तों, कहानी ज़रा भी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें। फिर मिलेंगे एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। धन्यवाद।